बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ नई सियासी खबरों के साथ यानी कुतखाने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसके अलावा आपको आज एक बहुत बड़े बंदे की स्टोरी भी सुनानी है, आप यकीनन उससे वाकिफ़ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुतखाने को। जावेद चौधरी साहब का आपने नाम सुना होगा। आजकल मर्दाना ताकत की दवाएं भी बेच रहे हैं और ब्रेकफास्ट सप्लीमेंट भी बेच रहे हैं और 6 दिनों में अरबपति बनने के तरीके भी बता रहे हैं। एंकर पर्सन भी हैं, पत्नी ये इनकी भूख कब ख़त्म होगी। उन्होंने इरशाद फरमाया है शौकत प्राचा के प्रोग्राम में कि अली अमीन गंडापुर को समझाया गया है कि अगर वो ठीक न हुए तो केपीके में या मार्शल लॉ लग सकता है और या गवर्नर राज लग सकता है। ये DGISI ने गंडापुर को कहा है। ये अपने लोगों को बताते चलूं कि बहरहाल आर्मी जो है वो एपॉलिटिकल है, वो गैर जानिबदार है। ये सारे शगुफे छोड़े जा रहे हैं लेकिन वो गैर जानिबदार हैं। बहरहाल एक और जो काबिल शर्म और काबिल मज़म्मत बात की जावेद चौधरी ने, वो बात ये की कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर और अरशद शरीफ साहब ने लाइन क्रॉस की। कौन सी लाइन क्रॉस की जावेद चौधरी साहब? उनको बोलने का हक नहीं है, उनको अपनी मर्जी करने का हक नहीं है। आपको तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि आप ये जो जुल्म और बर्बरियत जारी है, आप लंडे के दानिश्वर, आप इसकी मजम्मत कर देते। और क्या ख्याल है आपका नजम सेठी के बारे में, जो पार्ट टाइम सहाफ़ी है, कभी PCB का चेयरमैन है? क्या ख्याल है आपका फौज हुसैन के बारे में, या क्या ख्याल है आपका मोहसिन नकवी के बारे में? इन पर तो आपने लब कुशाई नहीं की। और अरशद शरीफ ने कौन सी लाइन क्रॉस की थी? अगर लाइन क्रॉस की थी तो उसका ये हल बनता था कि उसको शहीद कर दिया जाए। अपने अंदर जुर्रत पैदा करें ना, और नाम बताएं उन लोगों के जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया। वहाँ तो आपके पर जलते हैं। और ज़रा ये जो लिफाफा ग्रुप है, जिसके आप भी खैर माशाल्लाह मेंबर हैं, तो उनका भी नाम लेते। आपने पैगाम तो पहुँचा दिया है और आप कब से हरकारे बन गए हैं या तर्जुमान बन गए हैं। रहम तो मुझे यकीन करें उस एस्टेब्लिशमेंट पे आता है, उस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे आता है जिसके आप लोगों जैसे चवल जो है ना वो तर्जुमान है, जो उधर मर्दाना कुव्वत की दवाएं बेच रहे हैं और उधर वो आर्मी के तर्जुमान बने हुए हैं। मुझे तो आप लोगों पे बल्कि आर्मी पे रहम आता है। बहरहाल ये उन्होंने फरमाया है कि अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दे दी गई है। लगाएं जी मार्शल लॉ। पहले पंजाब में आपने नहीं लगाया हुआ, आपकी भतीजे ने पहले पंजाब में मार्शल लॉ नहीं लगाया हुआ, लगाएं। KPK में भी लगाएं। आप स्कूते ढाका से 10 दिन पहले 98% पॉपुलर थे। ये तो आपका पुराना तरीकाकार है। आप लगाएं बेशक KPK में मार्शल लॉ लगाएं, KPK में एमरजेंसी लगाएं, KPK में गवर्नर राज लगाएं, KPK पे बुलडोजर फरवा दें, वो आपकी मर्जी है। आपने जो करना है करें। लेकिन ये अपने लोगों को और अपने सुनने वालों को बता दूं कि इस पैगाम के बावजूद जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है वो गैर जानिबदार है, बिल्कुल गैर जानिबदार है और हमें कोई शक नहीं है। इसके बाद वो एक दूसरे इनके तर्जुमान है खुद साख्ता सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब ने फुल चढ़ी छोड़ी है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये एस्टेब्लिशमेंट ये इमरान खान के लिए कोई लचक पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक और तर्जुमान है फौज का। जिस तरह मैंने कहा ना कि यकीन करें कि फौज के तर्जुमान देख के ना तो फौज पे तरस आता है कि फौज की हालत ये हो गई है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की हालत ये हो गई है कि जावेद चौधरी मर्दाना ताकत वाला वो इनका तर्जुमान है, ये पपीते के मुंह वाला सुहेल वड़ाई ये उनका तर्जुमान है। किसने इनको कहा है कि जी वो लचक पैदा करें? न करें लचक पैदा। हम तो कहते हैं कि आइन और इंसाफ और कानून को हरकत में आने दें। बस आप मुदाखलत न करें, आप जजों को फोन न करें, आपके नुमाइंदे जाकर जजों के चैम्बर्स में उनके साथ मुलाकातें न करें।
آپ ججوں کے میٹر نہ کاٹیں، آپ ججوں کے بیڈ رومز میں کیمرے نہ لگائیں، آپ ججوں کے گھر کے سامنے فائرنگ نہ کروائیں۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں بس جج جانے اور عمران خان جانے۔ عمران خان نے آپ لوگوں سے بھیک مانگنی ہوتی تو بڑے عرصہ پہلے مانگ لی ہوتی، وہ تو عدالتوں میں اپنے کیسز لڑ رہا ہے، کوئی لچک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ نے لچک پیدا کی تھی جو 8 فروری کو ہوا، کدھر گیا آپ کا 9 مئی کا بیانیہ اور کدھر گیا آپ کے سارے بیانیے؟ لوگوں نے آپ کو مسترد کر دیا، بالکل مسترد کر دیا لوگوں نے آپ کے بیانیوں کو، آپ کے ملی نغموں کو، آپ کے پروپیگنڈے کو، سارا وہ فالس فلیگ آپریشن 9 مئی والا بقول پی ٹی آئی، وہ سارا مسترد کر دیا۔ لوگوں نے بتا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نے یہ سلسلہ ایوب سے شروع کیا اور ابھی تک جاری ہے، وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو کریں۔ آپ جو ہے نا فوج کے ایک منظم اور طاقتور ادارے کے سر پر کہ جی وہ آپ اپنے آپ کو ادارہ قرار دیتے ہیں کہ جی ہم ادارہ ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، کوئی لچک پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قابل رحم حالت یہ ہے، پوزیشن یہ ہے کہ جاوید چودھری آپ کا ترجمان ہے اور سہیل وڑائچ جو ہے وہ آپ کا ترجمان ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے آگے چل کے فرمایا ہے کہ جی یہ جو آرمی کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ جو بات چیت ہے، یہ بات چیت نہیں ہوتی، یہ ڈیل ہوتی ہے۔ کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب لوگوں کو تجربہ نواز شریف کا، شہباز شریف کا، زرداری کا، جو 5 دن نہیں گزارتے اور ڈیل مار کے وہ نکل جاتے ہیں۔ عمران خان نے ڈیل کرنی ہوتی تو عمران خان نے اس دن بتایا ہے کہ جب میرے کمرے کا پنکھا بند ہوتا ہے تو میرا کمرہ اوون بن جاتا ہے۔ جتنی لیوش لائف عمران خان نے گزاری ہے نا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فن خان ہیں انہوں نے نہیں گزاری، انہوں نے صرف ٹی وی پہ دیکھی ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان سے کیا، ان کی کیا اوقات ہے، یہ نون لیگ کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان سے بات چیت کرے؟ پیپلز پارٹی کی کیا اوقات ہے؟ ایم کیو ایم کی کیا اوقات ہے کہ وہ ان سے بات چیت کرے؟ جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جن کے بارے میں فیصل وارڈر نے کہا ہے کہ جی ٹھوک بجا کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ پاس کروائے گی، ظاہر ہے پاس کروائے گی۔ ان کو کس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے چوروں کو؟ پھر جاوید لطیف صاحب فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کی ہے، تو اس کو گرنے بھی نہیں دیں گے۔ تو اور آپ کو کتنی گواہیاں چاہیے؟ میں نے تو کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کیوں پیچھے بیٹھ کے تکلف کر رہے ہیں؟ آپ پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کی ڈوریاں لا رہے ہیں۔ آپ ایوب خان والا کام کریں، آپ جو ہے وہ یحییٰ خان والا کریں، ضیاء صاحب والا۔ ہاں لیکن میرا خیال ہے کہ خزانہ خالی ہے، اس وقت پیسے نہیں ہیں، اس لیے مارشل لاء سوٹ نہیں کرتا۔ ورنہ آپ نے پہلے کسی سے پوچھا ہے مارشل لاء لگاتے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا وہ 6 میں سے 5.5 نکات پہ اتفاق ہو گیا تھا، تو ضیاء صاحب نے مارشل لاء کس سے پوچھ کے لگایا؟ پہلے آپ نے کس سے پوچھ کے لگایا؟ تو لیکن اب یہ ہے کہ خزانہ خالی ہے، خزانے میں پیسے نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے آپ مارشل لاء نہیں لگا رہے اور آپ نے آگے اپنے مورے کیے ہوئے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ بہرحال یہ سہیل وڑائچ صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ڈیل ہوگی۔ اور جو آخری خبر ہے یعنی اس کت خانے کی، وہ یہ کہ حکومت نے بہت زیادہ کوشش کی۔ چینی سفارت خانے میں سی پیک پر ایک کانفرنس ہوئی، لیکن چین بضد رہا کہ وہ پی ٹی آئی کو اس میں شریک کرے گا۔ رؤوف حسن صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ دفتر خارجہ نے بہت زیادہ روڑے اٹکائے، دفتر خارجہ نے بہت زیادہ رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن چین نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں شریک ہوگی۔ سیکیورٹی کے معاملات تھے اور سیاسی استحکام کے جو ہے وہ معاملات تھے۔ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے علی ظفر صاحب نے جو ہے وہ شرکت کی۔ حالانکہ یہ بہت اچھا جسچر تھا کہ ساری جماعتیں چین کے ساتھ بات کریں کہ جی ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ چین کے ساتھ دوستی پہ ساری جماعتوں کا جو موقف ہے وہ ایک ہے، اور خاص کر سی پیک کے معاملے پر ساری جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے ضلالت
घटियापन, रियाकारी, ये फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी, खासकर मुनाफकत, जितनी मुनाफकत आजकल पीपल्स पार्टी कर रही है ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये यानी बिल्कुल अपनी मौत आप मरेगी। इन्होंने बड़ी रुकावटें खड़ी की, लेकिन आपको पता है चीन का स्टाइल, अब चीन इनको डायरेक्ट तो कह नहीं सकता कि ये आपने मुल्क में गदर मचाया हुआ है और ये मुल्क इस तरह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। चीनियों को तो तजर्बा है, लेकिन चीनियों ने जेस्चर बहरहाल दिया है पीटीआई को दावत दे के कि उनको दावत दें, वो उसमें मीटिंग में शरीक हों और उनके साथ जो है उनके सामने सारी बात हो। इसका मतलब है कि चाइनीज जो है वो पीटीआई को बड़ा स्टेक होल्डर वो पाकिस्तान की सियासत में समझते हैं, लेकिन दफ्तर खारजा ने बहरहाल बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की। उसके बावजूद चीनियों ने राब्ता किया, सफारत खाना ने राब्ता किया और अली जफर साहब ने शिरकत की। ये तो था कुतखाना, आप सुनते ही रहते हैं जो कुछ हो रहा है। आज आपको एक इंतहाई खूबसूरत शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहे और एक इंतहाई गैरतमंद शख्स की जो है वो कहानी सुनानी है। उम्मीद है आप गौर से सुनेंगे और शायद आपने पहले ये कहानी न सुनी हो, तो मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। ये उस ज़माने की बात है कि अभी मुसलमानों को दहशतगर्द कहने का रिवाज नहीं था और ना ही उनकी शक्लें देखकर किसी की रातों की नींद उड़ जाती थी। मुसलमानों की औरतें स्कार्फ पहनती या शटलकॉक बुरके में घूमती, किसी को कोई परवाह न थी। पूरी मगरबी दुनिया पर एक ही आसेब सवार था, एक ही जिन था जो उनके काबू में नहीं आ रहा था, और वो था कम्युनिज्म, इश्तराकियत, बल्कि मुख्तसर अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में यूएसएसआर यानी रूस, यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया, जिसे आजकल रूस कहते हैं, बाद में सोवियत यूनियन टूट गया, वो था सिर्फ। सारे जालिम वहीं पैदा होते थे और सारे दहशतगर्द उसी जमीन पर ट्रेनिंग हासिल करके पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। हॉलीवुड में कोई भी एक्शन फिल्म बनती, उसका जालिम विलन रूस के किसी शहर का शहरी होता। जेम्स बॉन्ड की जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद रूस की साजिशों को बेनकाब करना, वहां की किसी लड़की से इश्क करना या फिर किसी जासूसा के तादा नाजो अंदाज के जाल में किसी आला रूसी शख्सियत को फांस कर अमेरिका के खिलाफ होने वाली साजिशों के हेड क्वार्टर को तबाह करना। यानी उस वक्त इस्लाम की जगह, दाढ़ियों की जगह, तस्बीहों की जगह या जो है वो पगड़ियों की जगह सिर्फ रूस सवार था मगरिब के आसाब पर, सिर्फ रशिया और कम्युनिज्म और कुछ सवार नहीं था। ये उस दौर की बात है। ठीक उसी जमाने में आलम इस्लाम को एक हीरो मिला। सारी दुनिया के मुसलमानों के दिल उसके साथ धड़कने लगे। ये था कैसिस किले, अल मारूफ मोहम्मद अली किले, एक खिलाड़ी, एक बॉक्सर, लेकिन लोग उसका मुकाबला ऐसे देखते थे जैसे कुफ्र और इस्लाम की जंग हो रही हो। जिस दिन उसका मुकाबला होता, गलियां और बाजार सुनसान हो जाते। होटलों और दुकानों पर लगे हुए टेलीविजन और रेडियो के इर्द गिर्द लोग यूं जमा हो जाते जैसे कोई जलसा हो रहा हो। उसकी जीत पर मिठाइयां बांटी जाती। ये कहानी है असल में मगरिब की मुनाफकत की। वो जो लिबरल्स बनते हैं वो खूनी लिबरल्स, और वो जो आज़ाद ख्याल बनते हैं ये उनकी रियाकारी, उनकी मुनाफकत, उनकी हिपोक्रेसी की कहानी है। उसकी जीत पर मिठाइयां बांटी जाती और जश्न का समा रहता। ये मोहम्मद अली किले, कैसिस किले, अपने कैरियर के आगाज में ईसाई था, नाम था कैसिस किले। फिर वो मुसलमान हो गया, उसका नाम मोहम्मद अली रखा गया।
जिस दिन उसने प्रेस के सामने मुसलमान होने का ऐलान किया तो मगरिब का मुतासिब चेहरा सामने आया। उस पर तरह तरह के सवाल किए गए जिनका वो जवाब देता रहा। फिर एक सहाफ़ी ने बिगड़ कर सवाल किया कि क्या तुम वाकई मुसलमान हो गए हो? उसने कहा हाँ। तो सहाफ़ी ने तंजन कहा, ए ब्लैक मुस्लिम, एक काला मुसलमान। मोहम्मद अली किले ने फौरन कहा, तुम लोगों ने कभी किसी को काला ईसाई, काला यहूदी या काला हिंदू क्यों नहीं कहा? जब मोहम्मद अली किले दुनिया में बॉक्सिंग के हीरो की हैसियत से फतह पर फतह हासिल करता हुआ आलमी चैंपियन के एजाज तक पहुंचा तो उस वक्त अमेरिका वियतनाम में तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत और कत्लो गारत की फसल बो रहा था। निहत्ते वियतनामियों के जिस्म डेजी कटर और नीपाम बमों की जद में थे और रोज उनके जिस्मों के परखचे हवा में उड़ते थे। अमेरिका में हर सेहतमंद नौजवान पर फौज में भर्ती होकर वियतनाम जाना लाजमी था। चर्च के पादरी इससे मुस्तस्ना थे, उनको इस्तिस्ना हासिल था। मोहम्मद अली किले उस वक्त अपने इलाके की मस्जिद में इमामत भी करता था। एक दिन शहर के सिटी हॉल में उस आलमी चैंपियन को दीगर नौजवानों के साथ बुलाया गया। एक फौजी अफसर ने बारी बारी नौजवानों के नाम पुकारे और उन्हें खड़ा होने का कहता और फौजी अफसर ऐलान करता कि तुम आर्मी में जाओगे या नेवी में। चंद नामों के बाद उसने कैसिस किले उसने कहा कैसिस किले, दोबारा कहा कैसिस किले। मोहम्मद अली खामोश बैठा रहा। फौजी अफसर पास आया और चीख कर बोला, कैसिस किले, तुम आर्मी में जाओगे? मोहम्मद अली किले बैठा रहा और तहम्मुल से बोला, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं अमेरिका के कानून के मुताबिक फौज से मुस्तस्ना हूं क्योंकि मेरी हैसियत भी मज़हब इस्लाम में एक पादरी की तरह है। मैं एक मस्जिद का इमाम हूं। लेकिन अमेरिका का तासुब और मुसलमानों से नफरत उसके पीछे पड़ गई। न सिर्फ प्रेस और हुकूमत बल्कि अदालत भी उसकी नफरत में साथ मिल गई। मोहम्मद अली किले को फौज में जाने से इनकार करने पर 5 साल कैद और $10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। आलमी हुकूक के पासबानों ने उससे बॉक्सिंग का आलमी चैंपियन का एजाज भी वापस ले लिया जो उसने कैद से रिहाई के बाद इंसाफ की अलंबरदार दुनिया के मुंह पर तमाचा मारते हुए कुव्वत बाजू से फिर वापस ले लिया। ये मोहम्मद अली किले बहुत बीमार और नातवा था। न्यूयॉर्क में रहता था, उस न्यूयॉर्क में जहां 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को 2 जहाज़ों ने जमीन बोस कर दिया था और दुनिया भर को अमेरिका ने धमकी दी थी कि या तो हमारे साथ हो या हमारे दुश्मन के साथ। 11 सितंबर के चंद दिन बाद मोहम्मद अली किले मरने वालों से यकजहती का इजहार करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे वाली जगह पर पहुंचा तो सहाफियों ने उसे घेर लिया। एक सहाफी ने बरम होकर पूछा, हाउ डू यू फील शेयरिंग रिलीजन विद टेररिस्ट्स? तुम कैसा महसूस करते हो कि तुम्हारा और दहशत गर्दों का मजहब एक है? एन न्यूयॉर्क में और उस वक्त के खूनख्वार अमरीकियों के सामने बीमार कमजोर मोहम्मद अली ने वापस सवाल किया, हाउ डू यू फील शेयरिंग रिलीजन विद हिटलर? तुम कैसा महसूस करते हो कि तुम्हारा और हिटलर का मजहब एक है? मुसलमानों की आंख का तारा और धड़कनों में बसने वाला हीरो आज भी उसी तरह था। सच है कि एक बीमार शख्स
ایک غیرت مند شخص ایک پوری صحت مند لیکن شرمندہ قوم سے زیادہ قابل فخر اور قابل احترام ہے۔ محمد علی کلے اس وقت واقعی ہیرو تھا اور مرتے دم تک ہیرو رہا۔ ان جرنیلوں سے، ان سیاستدانوں سے، ان حکمرانوں سے 1000 گنا زیادہ غیرت مند جو امریکہ کی جو ہے وہ غلاظت صاف کرتے ہیں، جو امریکہ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں اور امریکہ کی ایک دھمکی کے سامنے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں اور آپ لوگوں کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔